जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पादप प्रजनन के अंदर 3 छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में सीधे सीधे परिभाषा या फिर 3 नंबर के अंदर सीधे सीधे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं उन टॉपिक के बारे में। आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा और अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप प्रजनन के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे 3 टॉपिक वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीजनरेशन। जो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम हो जाएगा रीजनरेशन। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है रीजनरेशन, जिसको हम पुनरुत्पादन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम पुनरुत्पादन के नाम से जानते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा रीजनरेशन या पुनरुत्पादन। दूसरा हमारा टॉपिक होगा उसका नाम हो जाएगा जेनेटिक इरोजन। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जेनेटिक इरोजन, जिसको हम आनुवांशिक अपर्दन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आनुवांशिक, जिसको हम आनुवांशिक अपर्दन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आनुवांशिक अपर्दन के नाम से जानते हैं। और नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पत्ति केंद्र, जिसको हम सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से जानते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में उत्पत्ति केंद्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्पत्ति केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जैसा आपने कई फसलों के नाम सुने होंगे, गेहूं हो गया, उसका उत्पत्ति केंद्र हमारे दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। इसी प्रकार हम बात करें मक्का का उत्पत्ति केंद्र जो होता है वो हमारे मेक्सिको होता है। तो ये उत्पत्ति केंद्र जो होते हैं ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, तो उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको फैक्ट के रूप में याद रखनी है और एग्जाम के अंदर सीधा सीधा उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनरेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, इसका रीजनरेशन के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि रीजनरेशन का अर्थ क्या होता है। तो रीजनरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो पहले वाली जो चीज़ थी उसी से नई चीज़ बनाना, लेकिन वो जो नई चीज़ बनेगी वो पहले वाले के समान ही होगी। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। अब वो जो पहले वाली चीज़ के समान जो नई चीज़ बनी है वो अप्लाई करना है हमको पादप प्रजनन के अंदर। तो यदि हम बात करें रीजनरेशन की डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर, तो रीजनरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी हमारे यहाँ पर, रीजनरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी हमारे फसल से प्राप्त बीज को खेत में उगाकर उससे उसी के समान नए बीजों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? हमारे पुनरुत्पादन या फिर रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी सामान्य से परिभाषा होती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है नहीं, बिल्कुल आसान परिभाषा है कि फसल से प्राप्त जो भी हमारे पास में बीज होते हैं उनको खेत में उगाते हैं और उससे जो बीज प्राप्त होंगे हमें, वो जो हमने फसल से बीज प्राप्त लिया था उसी के समान जो भी बीज प्राप्त होंगे उनका प्रोडक्शन करना ही हमारे क्या कहलाता है? पुनरुत्पादन या फिर रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने गांवों के अंदर जो भी किसान होते हैं वो जनरली हम बात करें गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो गेहूं का बीज काम में लेंगे और उससे कई संख्या में असंख्य बीज प्राप्त कर लेंगे तो गेहूं का उत्पादन हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अल्टीमेटली जो रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हम करते क्यों हैं? कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा कि रीजनरेशन को हमको अप्लाई करना होता है। तो इसको रीजनरेशन को क्यों किया जाता है तो उसका कारण याद रखना है। तो रीजनरेशन क्यों किया जाता है उसका कारण क्या है? तो कारण याद रखिएगा कि जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, जो हमारे पास में गेहूं के जो बीज हैं या फिर सरसों के बीज हो सकते हैं, कपास के किसी के भी बीज मान लेते हैं, वो जो बीज होंगे उनके हम खेती करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उनकी खेती करेंगे तो वर्ष दर वर्ष उनके अंदर जो अंकुरण जो क्षमता होगी उसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी और उस कमी को पूरा करने के लिए ही रीजनरेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है, ताकि हम हर वर्ष नए बीज प्राप्त होते रहे और उनसे जो उत्पादन होता है वो अधिकतम हमको मिलता रहे। तो इसी कारण से रीजनरेशन किया जाता है। तो कारण क्या हो जाएगा? बीज अंकुरण जो क्षमता होती है बीज की
अंकुरण क्षमता बनाए रखने के लिए, बीज की अंकुरण क्षमता बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में हम और बात करें, जो गेहूं जो होता है उसके अंदर जो अंकुरण जो क्षमता होती है वो उच्चतम जो अंकुरण क्षमता होती है वो 85% होती है, ठीक है ना। लेकिन जब हम 2023 में जो गेहूं का बीज हमको प्राप्त हुआ है उसको यदि हम 2024 में उगाएंगे तो उसके अंदर जो अंकुरण क्षमता होगी वो 85% होगी। लेकिन जब हम 2023 के अंदर जो गेहूं उगाया गया था उसको आज के 4 साल बाद या 3 साल बाद जब हम उसको प्रयोग में लेंगे तो उसकी अंकुरण क्षमता 85% से घटकर लगभग 60% या 65% के आसपास आ जाएगी। तो ये बीज का जो 30 से 35% का जो गैप आया है, इसी गैप को फुलफिल करने के लिए प्रत्येक वर्ष रीजनरेशन की क्रिया अपनाई जाती है। और ये जो रीजनरेशन की जो क्रिया अपनाते हैं वो फार्मर अपने स्तर पर भी करते हैं, और जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं वो भी अपने स्तर पर करते हैं, और गवर्नमेंट के जो भी अनुसंधान केंद्र या फिर प्रोडक्शन सेंटर जो होते हैं वहाँ पर भी ये रीजनरेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है, ठीक है ना। तो हर क्षेत्र पर ये रीजनरेशन की प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो ये इतना ऐसा ही याद रखना है हमको रीजनरेशन के बारे में। 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और इसका मुख्य कारण क्या होता है वो याद रखना है। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाए हैं वो आपको एग्जाम्पल याद रखना ताकि आपको भी और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा जो पहला जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर उसका नाम हो जाएगा हमारे जेनेटिक इरोजन। क्या हो जाएगा? जेनेटिक इरोजन, जिसको हम आनुवांशिक अपरदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? आनुवांशिक अपरदन के नाम से उसको हम जानते हैं। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे जेनेटिक इरोजन, जिसको हम आनुवांशिक अपरदन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आनुवांशिक अपरदन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। हम बात करें आनुवांशिक अपरदन, तो आनुवांशिक अपरदन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो भी हमारे पास में विविधता होती है उसके अंदर धीरे धीरे कमी आने की जो क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक अपरदन के नाम से जानते हैं। और ये आनुवांशिक अपरदन की जो क्रिया आती है या फिर जो आनुवांशिक अपरदन के अंदर जो कमी आती है वो किसकी वजह से आती है? तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जीनोटाइप फैक्टर भी हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, क्रॉप के या फिर इन्वायरमेंट फैक्टर भी हो सकते हैं। उसकी वजह से धीरे धीरे उनके अंदर कमी आने लगती है, ठीक है ना। वो कारक के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि जो जेनेटिकल इरोजन हो रहा है उसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। आनुवांशिक अपरदन की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी सीधी सी परिभाषा होती है, जो भी हमारे पास में फसल उपस्थित है, फसल या जंगली संबंधी, उसी फसल के जंगली संबंधी, किसी भी फसल या उसके जंगली संबंधी में उपस्थित विविधता में धीरे धीरे कमी आना ही आनुवांशिक अपरदन कहलाता है। धीरे धीरे कमी आना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिक अपरदन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। सिंपल सी परिभाषा है कि जो भी हमारे पास में आनुवांशिक विविधता है उसमें धीरे धीरे कमी आना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिक अपरदन कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गेहूं के अंदर जो हमारा वीट होता है, इसका एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें तो जो हमारा जो वीट जो होता है, गेहूं जो होता है उसके अंदर कितना परसेंट जर्मिनेशन परसेंटेज होता है? 85% इसका जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। यानी कि जो इसके मान लेते हैं हम 100 बीज अगर गेहूं का काम में लेंगे उगाने के लिए, तो उसमें से लगभग 85% जो बीज होंगे वो उगेंगे और 15% बीज नहीं उगेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज या फिर अंकुरण प्रतिशतता के नाम से उसको हम जानते हैं। तो इसको यदि हम अच्छे से समझें तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मान लेते हैं जो हमारे पास में 2023 के अंदर जो हमको गेहूं प्राप्त हुआ था, 2023 में जो हमको गेहूं मिला था उसके अंदर 85% जर्मिनेशन परसेंटेज है। लेकिन जब इसी गेहूं के बीजों को हम 2024 में उगाते हैं, ठीक है, 2024 में उगाते हैं
तो इससे जो भी हमको प्रोडक्शन होगा वो उसमें अभी अंकुरण प्रतिशतता कितनी होगी, 85% होगी। कितनी होगी, 85% होगी। लेकिन जब हम 2023 में जो गेहूं को उगाया गया था, इनके बीजों को हम उगाएंगे 2026 में उगाएंगे। जो 2023 में जो हमको गेहूं के बीज प्राप्त हुए थे उनको जब हम 2026 में उगाएंगे तो उन बीजों की जो अंकुरण प्रतिशतता पहले 85% थी वो अब घटकर कितने परसेंट आ जाएगी, 60% पर आ जाएगी। कितने परसेंट पर आ जाएगी, 60% पर आ जाएगी। तो अब कमी की कितनी हो गई, ये हो गई हमारे 25% की क्या हो गई, इसके अंदर कमी आ गई। 25% की इसके अंदर कमी आ गई। तो ये 25% की जो कमी आई है, ये कमी किसकी वजह से आई है, तो ये हो सकता है जो हमारा जो सीड था उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल था उसकी वजह से हो सकती है, या फिर बीज के जो भी भौतिक गुण होते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। जैसे तापमान बढ़ गया है या फिर घट गया है, आर्द्रता अत्यधिक हो गई या कम हो गई, या फिर बीज के अंदर जो भी एंजाइम है वो इनएक्टिव हो गए हैं, तो उनकी वजह से हो सकता है। तो ये 25% की जो कमी आई है वो हो सकता है हमारी विविधता हो गई, ठीक है ना। और इसी विविधता में धीरे धीरे जो कमी आती है उसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक अपरदन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं आनुवांशिक अपरदन। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा जो ये मैंने समझाया, ठीक है ना। केवल समझाने के तौर पर ये बताया, बाकी इसका एक्यूरेट जो एग्जाम्पल होता है वो मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं जो हमारा अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम होता है जो बीज के अंकुरण के लिए जिम्मेदार होता है, वो अगर जितना बीज शुद्ध रहेगा या जो नवीनतम बीज रहेगा उसके अंदर जो अल्फा एमाइलेज जो होगा उसकी सक्रियता उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे 3 वर्ष निकल गए, 4 वर्ष निकल गए, तो वो अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम होगा उसकी सक्रियता धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो जो डिपेंड होता है वो हमारे जेनेटिकल मटेरियल जो भी होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये हमारे आनुवांशिक अपरदन की परिभाषा होती है। ये एग्जांपल के माध्यम से मैंने इसको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। अब हम देखते हैं इसका जो आनुवांशिक अपरदन में जो धीरे धीरे ये कमी आ रही थी, या जो विविधता के अंदर जो ये कमी आ रही थी, ये कमी किन कारणों की वजह से आती हैं। तो ऐसे 5 प्रमुख कारण हैं, उन कारणों के बारे में हमको याद रखना है, ठीक है ना। वो सबसे पहले मैं कारण यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, उसके बाद में हम एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आनुवांशिक अपरदन के प्रमुख कारण क्या है। आनुवांशिक अपरदन के कारण की यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारे विविधतापूर्ण देसी किस्म की जगह, विविधतापूर्ण देसी किस्म की जगह पर विविधतापूर्ण देसी किस्म की जगह उन्नत किस्म के प्रयोग से। पहला इसका अर्थ क्या होता है वो भी अभी थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये लाइन याद रखना आप। दूसरा हो जाएगा हमारे कारण यहाँ पर दूसरा जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा खेती की सुधरी प्रणाली के प्रयोग से, ठीक है। दूसरा कारण हो जाएगा ये। तीसरा कारण हो जाएगा हमारे पास में बढ़ती जनसंख्या की वजह से, बढ़ती जनसंख्या की वजह से जंगल की भूमि का प्रयोग जो हम करते हैं वो करते हैं हम खेती करने में, खेती व पशुचारण में होने से, ठीक है ना। पशुचारण का अर्थ होता है यहाँ पर जो भी जंगल की भूमि होती है वहाँ पर पशुओं को ले जाकर चराने की जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं पशुचारण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर हो जाएगा हमारे विनिर्माण कार्य की वजह से, ठीक है। और नंबर 5 पर हो जाएगा विनिर्माण कार्य की वजह से। और नंबर 5 की बात करें तो पुरस्थापन द्वारा आए खरपतवार की वजह से, पुरस्थापन द्वारा आए खरपतवार की वजह से। तो ये 5 प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से जो जेनेटिकल इरोजन जो होता है उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। अब हम इन कारणों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। तो पहला आता है हमारा विविधतापूर्ण देसी किस्मों की जगह पर उन्नत किस्मों का उपयोग करना।
पहले क्या होता था, जो हमारे पूर्वज जो थे, या फिर हम बात करें हमारे दादा परदादा, या फिर उनके भी हमारे दादाजी थे, उनके भी जो दादाजी थे, वो जब खेती करते थे तो उनके पास में खेती करने के लिए केवल देसी ही किस्में थी, उनके पास में उन्नत किस्में कोई नहीं थी, तो वो देसी किस्मों का उपयोग करते थे। तो उनके अंदर विविधता बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो उनके अंदर जेनेटिकल इरोजन जो था वो कम था। लेकिन अब क्या, जैसे जैसे समय बदला, लोगों की ज़रूरतें बदली, लोगों की जो डिमांड थी वो बदलने लगी, तो उन डिमांड को पूरा करने के लिए देसी किस्मों की जगह पर हमने धीरे धीरे उन्नत किस्मों का प्रयोग करने लगे। अब उन्नत किस्मों का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जो भी पहले देसी किस्मों की जहाँ पर खेती की जाती है वहाँ पर अब हम उन्नत किस्मों का प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे देसी किस्में बिल्कुल विलुप्त होने लग गई, तो उनके अंदर जो भी जेनेटिकल मटेरियल था वो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो गया। तो इसी वजह से जो देसी किस्में थी उनके अंदर जो भी जनन द्रव्य था उसमें, या फिर उनके अंदर जो भी विविधता थी उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। तो ये इसका प्रमुख कारण होता है, विविधतापूर्ण देसी किस्में के स्थान पर उन्नत किस्मों के प्रयोग से ये सारे कार्य होता है। दूसरा हमारे आता है खेती की सुधरी प्रणालियों के प्रयोग से। खेती की सुधरी हुई प्रणालियों का शाब्दिक अर्थ होता है वर्तमान में जो हम खेती कर रहे हैं इसी को बोलते हैं खेती की सुधरी हुई प्रणालियाँ। पहले क्या होता था, जो भी हमारे पास में उपलब्ध जो भी संसाधन थे, सिंचाई के जो भी संसाधन थे वो बहुत ही सीमित मात्रा में थे। ट्रैक्टर नहीं था उस समय, जो हमारे मशीनरी होती है सीड्रिल वो कुछ नहीं था, तो उस समय इतना उनका क्रेज नहीं था। जो हमारे पास में संसाधन है उन्हीं से हम खेती करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, खेती की सुधरी प्रणालियाँ आ गई, धीरे धीरे ऐसी कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से हम कुछ समय में ही फसल का उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे जंगली प्रजातियाँ जो भी थी फसल की वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और उनकी जगह पर नई प्रणाली ने ले ली खेती की, तो उसकी वजह से भी विविधता के अंदर कमी देखने को मिलती है। ये इसका दूसरा प्रमुख कारण हो जाएगा। तीसरा कारण हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या की वजह से जंगल की जो भी भूमि होती है वहाँ पर पशुचारण करना और खेती करना। अब हम सभी जानते हैं जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या को भरण पोषण करने के लिए हमें अनाज की आवश्यकता होगी, हमें फलों की आवश्यकता होगी, हमें सब्जियों की आवश्यकता होगी। तो उन बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो भी हमारे पास में जंगल की भूमि थी उसको जलाया गया, और जलाने के बाद में उस पर खेती की जाने लगी, और शेष जो भूमि बच गई थी उसके ऊपर हमने खुले के अंदर पशुओं को छोड़ दिया चरने के लिए। तो वह पशु हम सभी जानते हैं वनस्पति को खाकर जीवित रहते हैं, तो वो वनस्पति को खाएंगे। अब हुआ क्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको भरण पोषण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होगी, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, जंगल को जलाया, और उस जंगल की भूमि पर हमने क्या करने लगे, खेती का कार्य करने लगे। और बची कुची जो भी भूमि थी उसके ऊपर हमने पशुओं को खुले में छोड़ दिया, तो वो जो भी वहाँ हरी वनस्पति है उसको खाएंगे। तो उसके साथ साथ में जो भी जंगली प्रजाति थी फसलों की उनको भी वो खाने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से धीरे धीरे फसल के अंदर जो विविधता थी उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। तो ये एक मुख्य कारण बनकर उभरा। उसके बाद में आता है विनिर्माण कार्य की वजह से। विनिर्माण कार्य का शाब्दिक अर्थ होता है अब जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके आर्थिक विकास के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करने की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी जंगल की भूमि होती है तो वहां पर वो रेल मार्ग का निर्माण कर देती है, सड़क मार्ग का निर्माण कर देती है, या फिर जल विद्युत परियोजना लगा देती है, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा देती है, बड़े बड़े विद्युत घर लगा देती है। तो वो जंगल के क्षेत्र में लगाया जाता है क्योंकि उनको संचालन करने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो उनको अगर विनिर्माण कार्य जंगल की भूमि पर करने लग जाएंगे तो वहाँ पर धीरे धीरे फिर मानव की जो सक्रियता है वो जंगल के प्रति बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो भी वन के अंदर जो भी हमारे फसल के जो जितने भी जंगली प्रजातियां के पौधे हैं उनके अंदर धीरे धीरे जो विविधता है उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी। तो ये एक मुख्य कारण बनकर उभरा है विनिर्माण कार्य की वजह से। ठीक है, उसके बाद में आता है पुनर्स्थापन द्वारा आए खरपतवार। मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में जब हमने चर्चा की थी कि पादप पुनर्स्थापन के डिसएडवांटेज के बारे में हमने चर्चा की थी, तो उसके अंदर कई सारे ऐसे खरपतवार थे जो बाहर से आए पादप पुनर्स्थापन के साथ में, लेकिन वो भारत के अंदर आने के बाद में वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में फैल गए। जैसे हम बात करें जलकुंभी हो गया, नकल जो हमारे गेहूं सा होता है वो हो गया, सत्यानाशी हो गया, ये खरपतवार बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैल चुके हैं। अब जब ये जो खरपतवार हैं वहाँ पर पहले कोई अन्य हम फसल लेते थे, लेकिन अब वहाँ पर इन खरपतवार ने जगह ले ली, तो उन फसल की जो भी विविधता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और खरपतवार की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी। तो खरपतवार में तो विविधता बढ़ी, लेकिन जो भी हमारे पास में फसल थी उसमें धीरे धीरे वो विविधता में कमी आई। तो उसका मुख्य कारण हो गया हमारे पुनर्स्थापन द्वारा आए प्रमुख खरपतवार की वजह से। तो ये प्रमुख कारण होते हैं जो हमको याद रखने हैं और एग्जाम
एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिक अपर्दन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए और इसके प्रमुख कारण क्या है उनके बारे में लिखिए। तो ये प्रमुख कारण हमारे कंप्लीट होते हैं, इनका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम हो जाएगा उत्पत्ति केंद्र। क्या नाम हो जाएगा? उत्पत्ति केंद्र, ठीक है ना। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें उत्पत्ति केंद्र की, तो उत्पत्ति केंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि जहाँ पर किसी भी फसल की उप प्रजाति अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगी, उसे हम बोलते हैं उत्पत्ति केंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उत्पत्ति केंद्र, या जिसको हम सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कि उत्पत्ति केंद्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो एक वैज्ञानिक आता है वेविलोव। ये वैज्ञानिक आते हैं वेविलोव, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। वेविलोव के द्वारा सबसे पहली बार उत्पत्ति केंद्र के बारे में बताया गया था फसलों का, ठीक है ना। तो इन्होंने जो बताया था वो क्या बताया था कि उत्पत्ति केंद्र किसे कहते हैं? तो जहां पर उत्पत्ति केंद्र किसे कहते हैं? तो जहां पर फसल की उप प्रजाति अत्यधिक होगी उस फसल का उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, जो भी हमारा जैसे उदाहरण के रूप में बात करते हैं चावल का जो उत्पत्ति केंद्र है वो भारत को माना जाता है, और भारत में भी छत्तीसगढ़ को माना जाता है, ठीक है ना। अब छत्तीसगढ़ को ही क्यों माना जाता है या फिर भारत को ही क्यों माना जाता है? तो जो चावल जो होता है, चावल की जो उप प्रजातियां हैं या फिर हम कह सकते हैं स्थानिक किस्म जो होती हैं, वो छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 50,000 देखने को मिली है, ठीक है ना। तो यानी कि 50,000 विभिन्न प्रकार के चावल देखने को मिले हैं। तो वहाँ पर चावल की बहुत अत्यधिक विविधता होने की वजह से चावल का जो उत्पत्ति केंद्र है वो भारत को माना गया, ठीक है ना। तो उत्पत्ति केंद्र का शाब्दिक अर्थ यही होता है जहाँ पर फसल की उप प्रजाति या फिर फसल की जो स्थानिक किस्म होती हैं वो अत्यधिक मात्रा में जहाँ जिस जगह पाई जाएगी उसी को हम उत्पत्ति केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये इसका परिभाषा होती है, और किसने दिया था? तो ये वेविलोव ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये जो उत्पत्ति केंद्र जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है उत्पत्ति केंद्र? 2 प्रकार का होता है, जो हमें याद रखना है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र, और दूसरा होता है द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र। एक तो होता है प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र और दूसरा हो जाएगा हमारा द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र। दोनों में माइनर डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र की यहाँ पर बात करें तो जो भी फसल होगी उसकी उत्पत्ति की बात करें तो उसकी उत्पत्ति किससे होगी? जो भी जंगली प्रजाति हैं, जंगली प्रजाति से उसकी उत्पत्ति हुई होगी, तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक उद्गम केंद्र या फिर प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी भी फसल की उत्पत्ति अगर जंगली प्रजाति से होती है तो उसे उस फसल का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र माना जाएगा, ठीक है ना। और द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र की बात करें तो द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र किसे कहेंगे? जहाँ पर कोई भी फसल है, जहाँ पर वो पाई जाती है, कोई भी फसल है, तो अगर जैसे हम बात करें इसका परिभाषा हो जाएगी द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र की, किसी भी फसल जहाँ पर उसकी खेती की जाती है या फिर जिसको हम कह सकते हैं कृषि फसल में अत्यधिक विविधता होगी तो उसे हम द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र के नाम से जानते हैं। द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है, मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़ा भूभाग है और बहुत बड़ा भूभाग पर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, ठीक है ना। गेहूं की खेती कर रहे हैं, अब वहां पर गेहूं की कितनी सारी किस्मों का हम खेती कर रहे हैं, या फिर मान लेते हैं हमारे पास में गेहूं की 100 किस्में हैं और 100 किस्मों का उपयोग हम, एक बहुत बड़ा भूभाग है और वहां पर हमने 100 किस्मों को लगा रखा है गेहूं का। तो
वो जो 100 किस्में लगा रखी है एक ही भूभाग पर, वो जो 100 किस्मों वाला जो भूभाग होगा वो ही क्या कहलाएगा, द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र कहलाएगा, क्योंकि वहां पर हमने 100 किस्में लगा रखी है और उन कृषि फसल में वहां पर क्या है, अत्यधिक विविधता है। जो 100 किस्में हैं उनकी खेती की जा सकती है, और वो जो 100 किस्में हैं उनका अगर अत्यधिक विविधता है तो उसी को बोला जाता है द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इनमें माइनर डिफरेंट होता है। अगर किसी भी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजाति से होती है प्राथमिक, और अगर जहां पर हम खेती कर रहे हैं और वहां पर अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है किसी भी फसल के अंदर, तो वो हो जाएगी हमारे द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र हो जाएगा। ये हमें याद रखना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम कुछ प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र देखते हैं जो वेविलोव के द्वारा दिए गए थे, और उनसे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा जो इसके अंदर उत्पत्ति केंद्र के अंदर जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमुख उत्पत्ति केंद्र। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा हो जाएगा प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र। प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र, प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र की यहां पर बात करें तो एक तरफ तो आ जाएगा हमारे यहां पर केंद्र, ठीक है, और एक तरफ आ जाएगा हमारे फसल, ठीक है ना। कुछ फसल के नाम हमको याद रखने होंगे, वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे वेविलोव जो वैज्ञानिक था, इन्होंने टोटल पूरी पृथ्वी को कितने उत्पत्ति केंद्र के आधार पर 7 भागों में बांटा था, ठीक है। पूरी पृथ्वी को फसल या फिर फल हो सकते हैं या फिर सब्जी हो सकते हैं, उनको उत्पत्ति के आधार पर पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। जिसमें से जो सबसे पहला जो हमारा उत्पत्ति केंद्र आता है उसका नाम हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चीन की बात करें तो चीन के अंदर हमें 3 मुख्य फसलें याद रखनी है जिनका उत्पत्ति केंद्र चीन है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे सरसों, ठीक है ना, एक तो हो जाएगा हमारे सरसों, दूसरा हो जाएगा हमारे चाय, और एक हो जाएगा हमारे सोयाबीन, ठीक है ना। इनका जो उत्पत्ति केंद्र है वो कहाँ पर है, चीन के अंदर। और इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने की जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी MTS। क्या हो जाएगा, MTS। आपने कभी आज से 5-6 साल पहले MTS का मोबाइल चलाया होगा, तो उसी के आधार पर याद रखना है आपको। M से तो हो जाएगा हमारा मस्टर्ड, T से हो जाएगा चाय, जिसको इंग्लिश में हम टी के नाम से जानते हैं, और S से हो जाएगा यहाँ पर सोयाबीन। तो और भी बहुत सारे होते हैं चीन के अंदर उत्पत्ति केंद्र, लेकिन जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वही हमको याद रखना है। तो चीन के अंदर कौन कौन हो जाएगा, सरसों, चाय और सोयाबीन हो जाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत। कौन आता है, भारत। भारत की यहाँ पर यदि हम बात करें साथियों, तो भारत के अंदर भी लगभग हमें 5 से 6 क्रॉप के बारे में याद रखना जिनका उत्पत्ति केंद्र भारत है। कौन कौन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे उड़द मूंग, और इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे आम, एक हो जाएगा हमारे कपास, एक हो जाएगा हमारे गन्ना, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारे चावल, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक और याद रख लेना आप, इतना ही खूब है, ठीक है ना। इन सब का जो उत्पत्ति केंद्र जो होता है वो कहाँ पर होता है, भारत होता है, ये याद रखना। कौन कौन, उड़द, मूंग, आम, कपास, गन्ना और चावल। एक याद रखना यहाँ पर केला, ठीक है ना। कौन हो जाएगा, केला। केला का जो उत्पत्ति केंद्र होता है वो क्या होता है, भारत होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। और इनमें से ये प्रत्येक का एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया हुआ है कि आम का उत्पत्ति केंद्र क्या होता है, भारत। चावल का उत्पत्ति केंद्र क्या है, गन्ना का क्या है, भारत हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है गन्ने के अंदर आपको अगर भारत नहीं मिले तो याद रखिएगा यहाँ पर गन्ने में एक केस में इसके अंदर याद रखिएगा आपको, अगर भारत नहीं मिले तो न्यू गिनिया याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या याद रखना है आपको, न्यू गिनिया याद रखना, ठीक है ना। ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर नहीं, मध्य एशिया। क्या हो जाएगा, मध्य एशिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मध्य एशिया। मध्य एशिया का दूसरा नाम होता है, इसको हम मध्य एशिया का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, तो इसको हम अफगानिस्तान के नाम से भी जानते हैं, अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, तो हमें 3-4 फसलें याद रखनी है। एक तो हो जाएगा हमारे गेहूं हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा चना हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा इसके अंदर एक हो जाएगा गेहूं चना, और एक याद रखना इसके अंदर आपको गेहूं चना, और एक हो जाएगा इसके अंदर हमारे, एक हो जाएगा इसके अंदर रिजका,
क्या हो जाएगा, रिजिका। इन तीनों का जो उत्पत्ति स्थल जो होता है वो कहाँ पर होता है, मध्य एशिया होता है मुख्य रूप से। तो आप केवल गेहूं और चने का याद रखना, क्योंकि इनका जो उत्पत्ति स्थल होता है वो मध्य एशिया होता है या फिर दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर मध्य एशिया और भूमध्य सागर। अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर के अंदर आपको 2-3 याद रखना है। एक तो हो जाएगा इसके अंदर हमारे सौंफ, जीरा और एक हो जाएगा हमारे धनिया। इनका जो उत्पत्ति स्थल होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है हमारे भूमध्य सागर। कहाँ पर होता है, भूमध्य सागर होता है। और इसके अतिरिक्त नेक्स्ट बात करें, एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर मध्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, मध्य अमेरिका, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका को हम मुख्य रूप से मेक्सिको के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेक्सिको। मेक्सिको के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये याद रखना। तो मध्य अमेरिका की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन हो जाएगा, इसके अंदर एक तो हो जाएगा हमारा मक्का हो जाएगा, ठीक है। एक हमारे रिजिका हो जाएगा, एक रिजिका हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर रिजिका नहीं होगा, ठीक है ना। इनके अंदर केवल 2 ही याद रखना, गेहूं और चना, ठीक है। एक मक्का हो जाएगा, एक रिजिका हो जाएगा, और एक हो जाएगा इसके अंदर हमारे मिर्च, ठीक है, मिर्च हो जाएगा। एक हो जाएगा इसके अंदर पपीता, और एक हो जाएगा इसके अंदर अमरूद, ठीक है ना। इनका इन सभी का जो उत्पत्ति केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है, मध्य अमेरिका या फिर मेक्सिको होता है, जो याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आएगा हमारे यहाँ पर मध्य अमेरिका हो जाएगा, और एक हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो इसको शॉर्ट में हम पेरू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, इसको पेरू के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। तो इसका यदि हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा इसके अंदर टमाटर, और एक आ जाएगा इसके अंदर आलू। इनका जो उत्पत्ति केंद्र होता है वो क्या होता है, दक्षिणी पेरू होता है, जो हमें याद रखना है। बाकी ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सभी के सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखना है, ठीक है ना। ये इसी के साथ में हमारे ये जो प्रमुख उत्पत्ति केंद्र होते हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के अंदर सीधे सीधे इनसे प्रश्न पूछ ले जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रश्न पूछ ले जाता है। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। आज के सेशन के अंदर हमने जो 3 बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी, एक तो हमने रीजनरेशन के बारे में देखा, एक जेनेटिकल इरोजन, एक हो जाएगा हमारे सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में हमने चर्चा की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी मत कीजिएगा, और इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।